नमस्कार। 26 नवंबर 2008 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आधुनिक आतंकवाद के इतिहास का वो पन्ना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम मुंबई हमलों की कहानी की गहराई में उतरेंगे, परत दर परत। ये कोई आम हमला नहीं था, नहीं, ये एक पूरी घेराबंदी थी। एक ऐसा हमला जिसने दुनिया को आतंकवाद से लड़ने का अपना तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी मुंबई की उस भयानक घेराबंदी से, फिर हम हमले की प्लानिंग और उसकी बनावट को समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसके पीछे कौन सा आतंकी नेटवर्क था और उस मुश्किल वक्त में मुंबई शहर ने कितनी हिम्मत दिखाई। और आखिर में हम देखेंगे कि इस हमले का दुनिया पर क्या असर हुआ और इससे हमें कौन से जरूरी सबक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुंबई की घेराबंदी। तारीख 26 नवंबर 2008, वो दिन जब भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई सचमुच आग की लपटों में घिर गई थी। ये हर तरफ अफरा तफरी, कंफ्यूजन और ऐसी हिंसा की शुरुआत थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। और देखिए, ये कोई अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, ये पूरा का पूरा एक रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन था। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक इंटरसेप्ट की हुई बातचीत है। सोचिए, पाकिस्तान में एक हैंडलर बैठा है और वो ताज होटल के अंदर मौजूद एक आतंकवादी को लाइव निर्देश दे रहा है। उसे ये तक बताया जा रहा था कि होटल में कौन कौन है। इससे साफ हो जाता है कि यह हमला कितना ज्यादा प्लान्ड और एक्सटर्नली कंट्रोल्ड था। हमले की शुरुआत की रफ्तार देखिए। रात के 8 बजे 10 हमलावर नाव से मुंबई में दाखिल होते हैं और सिर्फ 90 मिनट के अंदर पूरा शहर दहल जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, ताज और ओबेरॉय होटल्स, नरीमन हाउस, सब एक साथ। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड प्लान था जिसका मकसद था सुरक्षा बलों को पूरी तरह से चौंका देना और शहर में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सटीकता आई कहां से? आखिर ये सब कैसे किया गया? इस घेराबंदी के पीछे की जबरदस्त प्लानिंग को समझने के लिए आइए अब इस हमले की बनावट को, इसकी एनाटॉमी को जरा और करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ 10 लोग और उन्होंने मुंबई जैसे बड़े शहर को घुटनों पर ला दिया। कैसे? इसका जवाब एक मिलिट्री टैक्टिक में है जिसे कहते हैं स्वॉर्मिंग। इसका सीधा सा मतलब है छोटी छोटी टीमें बनाओ और एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों से हमला कर दो। मुंबई में भी ठीक यही हुआ। 10 हमलावर छोटी छोटी टीमों में बट गए और एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसका असर क्या हुआ? पुलिस और सुरक्षा बलों को लगा कि हमलावर सैकड़ों में हैं और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि कहां और कैसे जवाब दें। ये हमला रातों रात प्लान नहीं हुआ था, नहीं, ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑपरेशन था जिसके 4 अलग अलग फेज थे। पहला था रिकॉनेसेंस यानी जासूसी। डेविड हेडली जैसे ऑपरेटिव्स ने कई बार मुंबई आकर एक एक टारगेट की रेकी की। दूसरा, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। पाकिस्तान में इन्हें समंदर में लड़ना, हथियार चलाना सिखाया गया और इनका ब्रेन वॉश भी किया गया। तीसरा, इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। कराची से निकले रास्ते में कुबेर नाम की एक भारतीय नाव को हाईजैक किया ताकि किसी को शक ना हो। और आखिरी फेज था एग्जीक्यूशन यानी हमले को अंजाम देना, जिसे पाकिस्तान के एक कंट्रोल रूम से फोन पर लाइव डायरेक्शन देकर करवाया गया। और इस पूरे ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही शातिर तरीके से किया गया। लैंडिंग की सही जगह के लिए जीपीएस था, अपने आकाओं से बात करने के लिए सैटेलाइट फोन और वीओआईपी कॉल्स का इस्तेमाल हुआ। यहां तक कि गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके उन्होंने हमले से पहले ही वर्चुअली पूरे जगहों की रेकी कर ली थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर लाइव सब कुछ देख रहे थे। वो पुलिस की हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे और ये जानकारी सीधे हमलावरों तक पहुंचा रहे थे। तो ये तो हुई हमले की बात, लेकिन ये हमलावर थे कौन और इनके पीछे कौन था? अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस नेटवर्क को देखते हैं जिसने ये पूरी साजिश रची। क्योंकि ये कहानी सिर्फ 10 बंदूकधारियों की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। इस साजिश का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था लश्कर-ए-तैयबा, जिसे एलईटी भी कहते हैं। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है। इसी ने मुंबई हमलों की पूरी प्लानिंग की, ट्रेनिंग दी और उसे अंजाम तक पहुंचाया। और हाँ, यूएन ने इसे बैन किया हुआ है, लेकिन ये लंबे समय तक पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करता रहा और कहा जाता है कि उसे वहां के कुछ एलिमेंट्स का सपोर्ट भी हासिल था। इस पूरी साजिश में कई बड़े खिलाड़ी शामिल थे। सबसे ऊपर नाम आता है हाफिज सईद का, जो लश्कर का फाउंडर है। फिर था ज़कीउर रहमान लखवी, एलईटी का ऑपरेशंस कमांडर और इस हमले का एक मेन मास्टरमाइंड।
कराची के कंट्रोल रूम में जो हैंडलर बैठा था वो था साजिद मीर, जिसने जमीन पर आकर रेकी की वो था पाकिस्तानी अमेरिकन डेविड हेडली, और वो अकेला आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया वो था अजमल कसाब, जिसके बयान से ही पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। और तो और मेजर इकबाल जैसे कथित पाकिस्तानी आईएसआई अफसर का भी नाम आया, जिसने कथित तौर पर फंडिंग और सपोर्ट दिया था। अब इस हमले में पाकिस्तानी सरकार के मिलीभगत की बात सिर्फ भारत या दूसरे देश ही नहीं कर रहे थे। ये देखिए, 2018 में पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन पाले जा रहे हैं, क्या हमें उन्हें बॉर्डर पार करके मुंबई में 150 लोगों को मारने देना चाहिए? एक बहुत बड़ी बात थी जो पाकिस्तान के अंदर से ही आई थी। चलिए अब जरा वापस मुंबई चलते हैं उस 60 घंटे की घेराबंदी में, ये समझने के लिए कि इसकी इंसानी कीमत क्या थी और शहर ने इसका सामना कैसे किया। क्योंकि ये सिर्फ आतंकवाद की कहानी नहीं, ये इंसानी हौसले की भी कहानी है। कुल मिला के 175 जानें गईं। इनमें आम लोग थे, हमारे सुरक्षाकर्मी थे और 9 आतंकवादी भी शामिल थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस हमले की भयावहता को दिखाता है। और ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं था, इसका निशाना ग्लोबल था। बेशक 141 भारतीयों की जान गई, लेकिन उनके अलावा अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई देशों के लोग मारे गए। ये एक सोची समझी चाल थी। हमलावरों को पता था कि विदेशियों को निशाना बनाने से दुनिया का ध्यान इस पर जाएगा। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल थे जो शुरुआत में इस तरह के हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वो पूरी तरह से चौंक गए थे। लेकिन दूसरी तरफ थी मुंबई और मुंबई के लोग। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और सबसे जरूरी बात, आतंकवादियों का जो मकसद था यानी सांप्रदायिक दंगे भड़काना, उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अब बात करते हैं इस हमले के बाद के असर की, यानी इसके जियोपॉलिटिकल फॉलआउट की, क्योंकि इन हमलों ने सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति और न्याय व्यवस्था को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हमलों के बाद पाकिस्तान का रवैया देखना बहुत दिलचस्प है। शुरू में तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए और दुनिया का दबाव बढ़ता गया, उन्हें अपनी बात से पलटना पड़ा। पहले उन्होंने माना कि हाँ, अजमल कसाब पाकिस्तानी है। फिर सालों बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने ये भी मान लिया कि साजिद मीर, जिसे वो मरा हुआ बता रहे थे, वो जिंदा है और उसे सजा भी दी गई। तो जाहिर है इन हमलों के नतीजे बहुत दूर तक गए। भारत ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक डेडिकेटेड फेडरल एजेंसी बनाई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो ठप हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच खुफिया जानकारी की साझेदारी एक नए लेवल पर पहुंच गई। और हाँ, FATF जैसे ग्लोबल वॉचडॉग का दबाव इतना बढ़ा कि पाकिस्तान को कई सालों बाद ही सही लश्कर के बड़े नेताओं पर आतंक की फंडिंग के लिए कार्रवाई करनी ही पड़ी। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 26/11 ने हमें क्या बड़े सबक सिखाएं। ये हमले एक वाटरशेड मोमेंट क्यों थे, जिसने आतंकवाद को लेकर दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआती रिस्पॉन्स में एक बहुत बड़ी कमी थी। इसे समझने के लिए एक टर्म है पुलिस ऑपरेशनल आर्ट। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस सिर्फ एक जगह पर हो रही घटना को न देखे, बल्कि एक साथ हो रहे कई हमलों को एक बड़े अभियान की तरह देखे और हैंडल करे। मुंबई में यही नहीं हो पाया। पुलिस अलग अलग जगहों पर टैक्टिकल लड़ाई लड़ रही थी, जबकि होना यह चाहिए था कि एक यूनिफाइड कमांड से पूरे ऑपरेशन को चलाया जाता। इसी वजह से आतंकवादी लंबे समय तक हावी रहे। तो मुंबई ने दुनिया भर की अर्बन सिक्योरिटी की सोच को बदल कर रख दिया। पहले क्या होता था? पुराना मॉडल था टैक्टिकल, मतलब कहीं गोली चली तो वहां स्वॉट टीम भेजो। ये एक तरह का रिएक्शन था। लेकिन अब नया मॉडल है ऑपरेशनल, मतलब पूरे शहर को एक बैटल स्पेस की तरह देखो। अब जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, यानी जो पुलिस सबसे पहले पहुंची, उन्हीं को इतनी ट्रेनिंग दो कि वो हमलावरों को वहीं रोक कर रखें, स्पेशल फोर्स का इंतजार ना करें। मतलब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या दुनिया ने 26/11 से वाकई कोई सबक सीखा है? जब हम आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में, चाहे वो पेरिस हो या कोई और शहर, इसी तरह के मल्टी टारगेट हमले देखते हैं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। मुंबई का वो दर्द, वो सबक आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि तैयारी की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।